So hello all my dear students, I hope you all are doing very well. So today आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंडर आने वाला सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट फंक्शन जो कि प्लानिंग था उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब देख लेते हैं कि प्लानिंग में हमने क्या किया था। प्लानिंग में हमने किया था एक ऑब्जेक्टिव सेट किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी यूज़ होनी चाहिए ये डिसाइड किया गया था। प्लान हमारा बढ़िया बन के तैयार हो गया, लेकिन अगर उस प्लान को प्रॉपरली हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो वो प्लान किसी भी काम का नहीं है, किसी भी मतलब का नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। आपने अपने पेरेंट्स से हमेशा सुना होगा घर में कि जिस चीज़ की जगह जो है वहाँ पर उसको रखो। हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, राइट, और हम उसी प्लेस में उस पर्टिकुलर थिंग को रखते हैं ताकि हम उस चीज़ को ईजिली ले सकें जब हमें उसकी ज़रूरत हो, राइट। जिस पर्टिकुलर चीज़ की जो भी जगह है उसको वहाँ पर प्लेस करना, उसी को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। एक टास्क को करने के लिए कौन सा सही व्यक्ति उस पर फिट होता है ये हमको डिसाइड करना होता है। कौन से इंसान को कौन सी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी चाहिए, इसी को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, राइट। अब हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। चलिए देखते हैं। बात करें अगर इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन की, तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ and assigning them to individuals while defining their authorities and responsibilities to achieve the organizational objective. Organizational objective जो हमने प्लानिंग फेज में डिसाइड करके रखा है उसको अचीव करने के लिए अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए कौन कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हमको करनी है, क्या क्या काम करने हैं, क्या टास्क है, राइट। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, फिर उन एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में डिवाइड करना, राइट। उन एक्टिविटीज़ को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़। सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में करना, सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में कंसीडर करना, ये कहलाता है आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज़ एंड ग्रुपिंग दैम। नेक्स्ट स्टेप आता है असाइनिंग दैम टू इंडिविजुअल्स। अब हमारी एक्टिविटीज़ डिसाइड हो गई, उन एक्टिविटीज़ को हमने सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब कौन सी पर्टिकुलर टास्क कौन सा पर्टिकुलर इंडिविजुअल करेगा, राइट। जैसे हमने अभी बात की स्टार्टिंग में, राइट टास्क के लिए राइट पर्सन को चूज़ करना और उसको वो ड्यूटी असाइन करना, ये होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। एंड देन डिफाइनिंग द अथॉरिटीज़। अब हमने उसको उसकी ड्यूटी बता दी, अब उस ड्यूटी से रिलेटेड कुछ पावर या कुछ अथॉरिटी है वो भी उसको असाइन करनी होती है, ठीक है। तो अथॉरिटी और पावर उसको दे दी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या रहेगी ये क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक जो की पॉइंट्स होते हैं वो यही होते हैं कि पहले हमने आइडेंटिफाई की एक्टिविटीज़ को, देन उनको ग्रुप कर दिया गया, देन सही इंडिविजुअल को उसको असाइन कर दिया गया और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या उस पर्टिकुलर टास्क जॉब रोल से रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसको क्लियरली डिफाइन कर दी गई। यही कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। अब कुछ ऑथर्स की डेफिनेशंस यहाँ पर दी हुई हैं। नोट्स एंड ओडेनल ने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ टू मैनेजर्स, राइट। पर्सन जो उस एक्टिविटी को करने लायक बंदा होगा उसको हम वो एक्टिविटी असाइन कर देंगे, ऑन एंड प्रोविजंस फॉर कोऑर्डिनेशन, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का प्रोविज़न होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हेनरी फ्योल ने दी। उन्होंने कहा टू ऑर्गेनाइज इज टू बिल्ड अप द ड्यूअल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली हो क्या रहा है, एक ड्यूअल स्ट्रक्चर बन रहा है मटेरियल और ह्यूमन को लेकर, राइट। मटेरियल एंड ह्यूमन को लेकर एक ड्यूअल स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि मटेरियल और ह्यूमन का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। किस में हो रहा है, इंटरप्राइजेस के अंदर, ठीक है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं क्या प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजिंग की। जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा की पॉइंट्स वही उसकी प्रोसेस का पार्ट है। तो देख लीजिए, सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज़। पहले हमें
एक्टिविटीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमको करनी है उस पर्टिकुलर टास्क को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। देन उन एक्टिविटीज़ को हमने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी। सिमिलर तरीके की एक्टिविटीज़ का ग्रुप बनाकर एक उसको अलग कर दिया गया। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बन गए। इन ग्रुप्स को हमने क्या कह दिया, इन ग्रुप्स को हमने कह दिया डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, सेल्स से रिलेटेड जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उस डिपार्टमेंट के अंदर होती हैं, राइट। सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया गया एक डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, उसमें फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें फाइनेंस डिपार्टमेंट में देखी जाती है। एक होता है एचआर डिपार्टमेंट जो कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग। नेक्स्ट आपका स्टेप कौन सा आता है, ये हो गया फर्स्ट आपका आइडेंटिफिकेशन किया, फिर हमने एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया, फिर हमने ड्यूटीज़ असाइन कर दी। एक्टिविटीज़ समझ में आ गई कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। अब उन पर्टिकुलर टास्क को कौन कौन से इंडिविजुअल परफॉर्म करेंगे, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। उसके बाद तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है, वो होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेलीगेशन का मीनिंग क्या है, मान लीजिए XYZ कोई फॉर्म है, आप उसमें एक मैनेजर हैं, आपके अंडर 2 सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं 1 and 2। अब ये जो मैनेजर है ना, अपने जो डेली रूटीन टास्क हैं वो क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट को असाइन कर देते हैं विथ सम अथॉरिटी, राइट, विथ सम अथॉरिटी, ताकि वो क्या कर सकें, दूसरे जो स्ट्रैटेजिक टास्क हैं उन पर फोकस वो कर सकें। अपने डेली रूटीन टास्क को वो इसलिए अपने सबऑर्डिनेट को क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, राइट, ताकि वो अदर जो इम्पॉर्टेंट टास्क हैं उस पर फोकस कर पाए। अब इन जो टास्क जो असाइन किए गए हैं उनके साथ में उससे रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत अथॉरिटी है वो भी असाइन की जाती है साथ में। और ये जो काम वो कर रहे हैं, करके देना है उनको, उसके लिए आंसरेबल कौन होगा, मैनेजर होगा, राइट। वो जैसा भी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, इनकम्प्लीट कर रहे हैं, इन सब के लिए आंसरेबल कौन होगा, मैनेजर होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो कि मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे भी आपको इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। एंड लास्ट स्टेप हमारा आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। क्या मीनिंग होता है इसका, ये हमारा 5th एंड लास्ट स्टेप होता है, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। मान लीजिए आप किसी मैनेजर के अंडर काम कर रहे हो, आप किसी मैनेजर के अंडर जो है काम कर रहे हो, आप उनके सबऑर्डिनेट हो, तो आपको क्या करना है, इन्हीं से इंस्ट्रक्शन लेना है और इनसे इंस्ट्रक्शन लेना है और रिपोर्ट इनको करना है, राइट। मतलब कि एक मैनेजर के अंडर मान लीजिए 2 सबऑर्डिनेट्स हैं, तो वो दोनों सबऑर्डिनेट्स सिर्फ एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन लेंगे एंड उनको ही रिपोर्ट करेंगे। ये होता है हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उसमें से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, यानी कि कौन किससे इंस्ट्रक्शन लेगा और किसे रिपोर्ट करेगा, ये क्लियरली डिफाइन किया जाता है, राइट। मान लीजिए आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए आपको अपना काम पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि उससे रिगार्डिंग हमें इंस्ट्रक्शन किस इंसान से लेना है और काम करके जब हम रिपोर्ट सबमिट करना है तो वो किसको करना है, इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, तो क्या होगा, वर्क मैस आउट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम कहते हैं इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। और इसी तरीके की रिपोर्टिंग रिलेशनशिप से जो है एक प्रॉपर सिस्टमेटिक हायरार्की बनती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई पूरी 5 इसके प्रोसेस या स्टेप्स आप कह लीजिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया डिपार्टमेंटेशन किन बेसिस पे होता है, इसके बेसिस बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। 3 बेसिक इसके टाइप्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करते हैं या डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। पहला और सबसे बेसिक जो टाइप होता है वो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब हमने क्या किया, फंक्शंस के अकॉर्डिंग, मतलब कि एक्टिविटीज़ या सिमिलर एक्टिविटीज़ जो उनके अकॉर्डिंग क्या किया,
ग्रुपिंग कर दी एक्टिविटीज़ की। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होंगी वो सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा, फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होंगी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। क्या किया हमने, डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिपार्टमेंटेशंस बना दिए, ठीक है। अब सेकेंड टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का किस तरीके से बनाया जाता है, मान लीजिए एक कंपनी है, वो डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। एक उनका एफएमसीजी में भी प्रोडक्ट है, चल रहा है, एक उनका इलेक्ट्रॉनिक में भी प्रोडक्ट चल रहा है, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी प्रोडक्ट चल रहा है। तो डिफरेंट तरीके की प्रोडक्ट लाइंस में डील कर रही है पर्टिकुलर कंपनी। तो इन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया जाता है ना, डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिवीजन बना दिया जाता है। एग्जाम्पल, टाटा कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। अब टाटा कंपनी के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी होते हैं और ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, है ना। कारें भी देखी होंगी आपने, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यानी कि सॉल्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो डिफरेंट तरीके की प्रोडक्ट लाइन में ये कंपनी डील करती है और हर एक प्रोडक्ट का एक अलग डिवीजन बना दिया जाता है। इसी को हम डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। आई होप क्लियर है। देन एक टाइप होता है हमारे पास में मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, राइट। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दोनों का कॉम्बिनेशन मीन्स फंक्शनल डिपार्टमेंट के भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं और डिविजनल स्ट्रक्चर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसमें कॉम्बिनेशन कहलाता है दोनों का। इसमें ड्यूअल रिपोर्टिंग देखने को मिलती है। ड्यूअल रिपोर्टिंग मतलब कि एक बंदे के, एक सबऑर्डिनेट के दो बॉसेस होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अलग से वीडियो में, ठीक है, क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें यही याद करने वाली चीज़ है कि इसमें ड्यूअल रिपोर्टिंग है, मतलब कि एक ही सबऑर्डिनेट दो बॉसेस को रिपोर्ट करेगा, जो कि क्या करता है, वायलेट करता है यूनिटी ऑफ कमांड वाले प्रिंसिपल को। जो पर्सन है वो एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन लेगा और एक ही बॉस को रिपोर्ट करेगा, दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। वो ये जो स्ट्रक्चर है वो वाले प्रिंसिपल को वायलेट करता है, इसलिए इसको क्रिटिक्स भी देखने को मिला, है ना। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्यों ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजिंग क्यों ज़रूरी है भाई, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ वर्क होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कौन से पर्सन को क्या काम करना है, अगर उसको यही नहीं पता होगा तो सारी चीज़ें मैस आउट हो जाएंगी, है ना। इसलिए क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि कौन से पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है, किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसको रिपोर्ट करना है। ये सारी चीज़ें जब क्लियर होंगी तभी टास्क को हम बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लैरिटी होती है वर्क की, किसी तरीके का कन्फ्यूजन या ओवरलैपिंग नहीं होती है। जब क्लियरली डिफाइन होंगी सारी चीज़ें तो ओवरलैपिंग या कन्फ्यूजन का कोई चांस नहीं होता है। रिसोर्सेज भी मिसयूज़ नहीं होते हैं, ओवर यूज़ नहीं होते हैं, वेस्टेज नहीं होता है ना। ऑप्टिमम हम यूटिलाइज़ कर पाते हैं रिसोर्सेज का। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब जितनी ज़रूरत है कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, उसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फिर ये वाला जो पॉइंट कहता है, ये कहता है फैसिलिटेट करता है स्पेशलाइजेशन को फैसिलिटेट करता है। क्या मतलब होता है इसका, आपने सिमिलर तरीके की एक्टिविटीज़ को डिपार्टमेंट के अंदर कर दिया, अब उस डिपार्टमेंट में वही लोग काम करेंगे जो उस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होंगे कहीं ना कहीं, है ना। और वही चीज़ें बार बार रिपीटेडली परफॉर्म करने से क्या होगा, उनको उस काम का एक्सपर्टाइज हासिल हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएंगे वो उस काम को करने के लिए। तो एक तरीके से क्या हुआ, उनको स्पेशलाइजेशन आ गया उस काम के लिए। तो ये स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। फिर स्मूथ कोऑर्डिनेशन होता है, जब सारी चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होंगी तो कोऑर्डिनेशन स्मूथ तरीके से होता है। बेसिस ऑफ हायरार्की, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हमने जो बनाए इससे एक सिस्टमैटिक हायरार्की फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये हायरार्की का बेस होता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कंक्लूजन निकला। तो ये एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। मान लीजिए आपका प्लान बहुत सॉलिड है, ठीक है, बहुत अच्छा आपने प्लान बनाया है, ऑब्जेक्टिव सेट करने से लेके स्ट्रैटेजी मेंटेन करने से लेके सब कुछ बहुत परफेक्ट है,
लेकिन अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी तो उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, ठीक है, एफिशिएंटली हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन प्लानिंग फेज एंड इम्प्लीमेंटेशन, राइट। सेकेंड पॉइंट कहता है प्लान्स कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली विदाउट ऑर्गेनाइजिंग, राइट है। बिना ऑर्गेनाइजिंग के, जब हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे चीज़ों को, इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक हॉस्पिटल है, ठीक है, जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, आपका एडमिन स्टाफ्स होते हैं और लैब होती है, पैथोलॉजी लैब होती है। डॉक्टर्स का क्या काम होता है? पेशेंट्स को ट्रीट करना, ये उनकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नर्सेज का क्या काम होता है? टू सपोर्ट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को सपोर्ट करना। एडमिन स्टाफ का काम रिकॉर्ड्स और बिलिंग ये मेंटेन करना होता है, और लैब वालों का काम क्या होता है? टेस्ट एंड रिपोर्ट्स। हर एक डिपार्टमेंट की या हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं एक प्रॉपर वे में, इसी को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, राइट। सो आई होप ऑर्गेनाइजिंग आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट थर्ड फंक्शन, जो कि होता है स्टाफिंग, है ना। स्टाफिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। डू फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।